हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा बायोलॉजी, जिसमें हम लोग किडनी के बारे में, लंग्स के बारे में, स्किन के बारे में, लिवर के बारे में थ्योरी सेशन जो है इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें जो है एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सभी जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम से जो रिलेटेड प्रश्न रहेंगे वो सभी एक सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज के सेशन में जो है थ्योरी सेशन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जो है तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की, एसआईए, पुलिस की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट जो है साइंस, उसमें सिलेबस दिया हुआ है, तो आप इस सेशन को अंतिम तक देख सकते हैं। आपके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि फेफड़ा से जो है किस प्रकार से फेफड़ा जो है किस प्रकार से उत्सर्जन करता है, हमारे जो है स्किन है, लीवर जो है, किडनी है, किडनी जो है मुख्य अंग है। अगर कहा जाए कि उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग कौन सा है तो किडनी है। तो चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप जानते ही हो कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं, वेस्ट पदार्थ होते हैं, वो किसी न किसी माध्यम, अंग के माध्यम से हमारे बॉडी से जो है बाहर निकलते हैं। हम सभी कहीं ना कहीं पढ़ रखा है कि किडनी उत्सर्जन तंत्र है। किडनी जो है यह उत्सर्जन तंत्र का कार्य करती है। वह किडनी हमारा जो है वृक्क होता है। क्या सिर्फ किडनी ही होता है? तो नहीं, किडनी के साथ अभी हमने बताया, किडनी के साथ आपके लीवर भी उत्सर्जन करते हैं, लंग भी उत्सर्जन करते हैं, आपके एक स्किन भी करते हैं। स्किन जो है क्या करता है, तो यह पसीना, आपके जो पसीना होता है त्वचा के द्वारा जो है एक्सक्रीटरी करने का, बाहर निकालने का, उत्सर्जित करने का कार्य करता है। फेफड़ा जो है वो CO2 को बाहर निकालने का कार्य करता है। और लीवर जो होता है यह अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करता है। क्या करता है? तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करता है। तो इन सभी के बारे में जो है डिटेल्स से हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या। उत्सर्जन तंत्र जो है वो है क्या? उपापचयी अपशिष्ट पदार्थ के शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म, जो हमारे शरीर के अंदर रासायनिक क्रिया होती है ना, उसी को जो है मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि, इन सभी को हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए। तो उपापचयी अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, तो उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, एक्सक्रीटरी जो है कहा जाता है। शरीर से अत्यधिक जल का उत्सर्जन या जल पदार्थों का स्थिर रखना पाराशरण नियमन जो है कहलाता है, ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ओस्मो रेगुलेशन जो है कहलाता है। साधारण उत्सर्जन का तात्पर्य नाइट्रोजनी उत्सर्जन पदार्थ जैसे कि यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिक अम्ल आदि जो होता है, यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल इत्यादि जो है यह नाइट्रोजनी को उत्सर्जन करने का कार्य करता है। किसका? तो नाइट्रोजन के जो है उत्सर्जन करने का कार्य करता है। कौन? यूरिया करता है, अमोनिया करता है और यूरिक अम्ल करता है, जिसे हम लोग क्या क्या कहते हैं, तो अमोनोटेलिक, यूरोटेलिक और यूरिकोटेलिक जो होता है। तो उत्सर्जन सिर्फ मानव में ही नहीं होता है कि अभी हमने देखा कि स्किन, किडनी, लंग्स, तो ये सिर्फ मानव में ही जो है उत्सर्जन नहीं होता है, मछली में भी होता है, पक्षी में भी होता है, यानी कि सभी जीवों में होता है। यह जो उत्सर्जन होता है वह किसके माध्यम से निष्कासन करता है, तो जैसे कि ये मछली जो है एक्वेटिक जीव
वह कैसे जो है उत्सर्जन करते हैं, तो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। आप इस इमेज में देख ही सकते हैं कि यह जो है एक्वेटिक जीव जो होते हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया को पानी की आवश्यकता होती है, अमोनिया की जो है पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि ये इतनी विषैली होती है कि इसको जो है बाहर निकालने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो जितने भी जलीय जीव होते हैं वह सभी जो है सभी जीव जो होते हैं अमोनोटेलिक में आ जाते हैं। ये जितने भी एक्वेटिक जीव होते हैं वो सभी जो है अमोनोटेलिक में आते हैं, जैसे कि बोनी फिश हो गया, एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गया, इनवर्टिब्रेट्स हो गया, ये सभी जो है किस में आ जाते हैं, तो अमोनोटेलिक में जो है आ जाते हैं। यूरोटेलिक में कौन आता है, तो पक्षी हो गया, रेप्टाइल हो गया, इंसेक्ट हो गया, ये सभी जो है यूरिक एसिड को निष्कासन करते हैं और ये यूरिकोटेलिक में आते हैं। किस में आते हैं, यूरिकोटेलिक में आते हैं। ये जो निष्कासन करते हैं यूरिकोटेलिक, ये अमोनिया से थोड़ा कम जो है विषैले होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, अमोनिया से थोड़ा कम। हम मानो किस में आते हैं, तो यूरियोटेलिक में आते हैं। किस में आते हैं, तो यूरियोटेलिक में जो है आते हैं। इसमें कौन कौन सा आ गया, तो एम्फीबियंस आ गया, मेमल्स आ गया, घोड़ा हो गया, आपका जो है मेढक हो गया, ये सभी किस में आते हैं, तो यूरोटेलिक में आते हैं। इन सभी के बारे में एक एक करके जो है अच्छे से यहाँ पर आप लोग को लिखा मिलेगा। अमोनिया उत्सर्जन यह एक प्रकार का उत्सर्जन है जिसमें नाइट्रोजन का उत्सर्जन मुख्यतः अमोनिया के रूप में होता है। नाइट्रोजन का जो उत्सर्जन होता है वो मुख्यतः अमोनिया के रूप में होता है। अमोनिया के अणु जल में शीघ्रता से घुल जाते हैं, इसलिए आसानी से झिल्ली अवरोधकों को पार कर लेते हैं। अमोनिया जो होता है वो अत्यधिक, अगर सबसे पूछा जाए कि सबसे अत्यधिक विषैला कौन सा होता है, तो अमोनिया होता है। अमोनिया जो होता है वो अत्यधिक विषैला होता है, इसलिए जो है इसकी जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अभी हम जैसे बताया, कोमल शरीर वाले जो है अकशेरुक प्राणियों में अमोनिया शरीर की संपूर्ण सतह से मिलकर चारों ओर स्थित जल में घुल जाती है और वो चारों ओर स्थित जो है जल में घुल जाती है। मछलियों में अमोनिया का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो क्लूम के द्वारा, गिल के द्वारा होता है। अमोनिया में उत्सर्जन में वृक्क की भूमिका बहुत कम होती है और अमोनिया के उत्सर्जन में जो किडनी की भूमिका होती है, किडनी की जो भूमिका होती है वो बहुत कम होती है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो जलीय कशेरुक इसमें अमोनिया का उत्सर्जन करने के लिए जो है अस्थिल मछलियाँ, उभयचर टेडपोल, ये सभी जो है अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरिया का उत्सर्जन जो होता है यह वह जंतु जिसमें शुष्कन, जिसमें जो है डिहाइड्रेशन की आशंका बनी रहती है तथा स्थलीय आवास में अनुकूलन के लिए जल की हानि से बचने के लिए जंतु कम विषैले नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यह नाइट्रोजन का मुख्यतः यूरिया के रूप में जो होता है उत्सर्जन करता है। ये नाइट्रोजन जो होता है यह यूरिया के रूप में, यूरिया जो होता है यूरिया के रूप में उत्सर्जन जो है करता है। अमोनिया कृत में CO2 के साथ मिलकर यूरिया बनाता है, जैसे कि स्तनधारी हो गया, मानव, मेढक, टोड, ये सभी जो होते हैं यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। कोशिका के लिए अमोनिया अत्यंत जो है हानिकारक होती है, जबकि कोशिकाएं यूरिया की अति जो है सांद्रता को सहन कर सकती है, क्योंकि यूरिया अमोनिया की अपेक्षा लगभग जो है 1,00,000 गुना कम हानिकारक होती है। ये अमोनिया से जो यूरिया होती है वो कम हानिकारक होती है। यूरिक अम्ल से भी जो है ये कम हानिकारक यूरिया होती है जो मानव में होता है। और अमोनिया जो होता है एक्वेटिक जल ये जीव में जो होता है वह जो होता है काफ़ी ज़्यादा जो है विषैला होता है। यकृत में यूरिया का निर्माण एक जो है उपापचय चक्र, यूरिया चक्र या अर्निथिन जो है चक्र के द्वारा होता है, जिसमें अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर यूरिया का जो है निर्माण करते हैं। परिसंचरण तंत्र के द्वारा यूरिया को किडनी तक पहुंचाया जाता है, जहां से इसका उत्सर्जन
हो जाता है। और किसके द्वारा जो है पहुंचाया जाता है, तो परिसंचरण तंत्र के द्वारा जो है किडनी तक पहुंचाया जाता है यूरिया को। स्तनधारियों अधिकांश जो है अयस्क उभयचर जो कि स्थलीय हैं तथा अनेक समुद्री मछलियाँ एवं कछुए जो कि अभी पाराशरणीय वातावरण में जल संरक्षण की समस्या का सामना करते हैं, वे यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यह किसका उत्सर्जन करते हैं, तो ये सभी जो है यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन करता है, तो यूरिक अम्ल का जैसे हमने देखा कि पक्षी करती हैं, तो नाइट्रोजन का यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन यूरिक अम्ल उत्सर्जन कहलाता है। यूरिक अम्ल के जल में विलयता जो है अमोनिया या यूरिया की तुलना में अत्यंत कम होती है। अमोनिया के तुलना में देखा जाए तो यूरिया जो होती है वो कम विषैला होता है, इसलिए इसका उत्सर्जन ठोस अपशिष्ट के रूप में होता है, जैसे कि पक्षी में, सरीसृप में, खोखा में तथा बहुत से कीट में जो है यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। आइए देखते हैं विभिन्न जंतु में यूरिया उत्सर्जन जो होता है वह किस अंग के द्वारा जो है होता है। यूरिया उत्सर्जन अंग मनुष्य में जो होता है वृक्क के द्वारा, अमीबा में जो होता है त्वचा सतह या रिक्तिका द्वारा, केचुआ में उत्सर्जिकाएं द्वारा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। झींगा मछली में जो है हरित जो है ग्रंथिया द्वारा, हरित ग्रंथिया द्वारा झींगा मछली में होता है। फीताकृमि में जो है फ्लेम कोशिकाएं द्वारा, आर्थ्रोपोडा में जो है मैलपिंगी नलिकाएं के द्वारा होता है। सिलेंट्रेटा द्वारा जो होता है त्वचा एवं मुख के द्वारा होता है। हाइड्रा में जो होता है कोशिका झिल्ली के रूप में मुंह से जो है होता है। अमीनो अम्ल का उत्सर्जन, अब अमीनो अम्ल का जो है उत्सर्जन प्रोटीन के विघटन द्वारा अमीनो अम्ल बनते हैं। अमीनो अम्लों के उत्सर्जन को अमीनोटिक उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, अमीनोटिक उत्सर्जन कहते हैं। उदाहरण के इकाइनोडर्मेटा मोलस्का अंगों के वैसे समूह जो सख्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। शरीर को सख्त जो है बाहर निकालने का उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। उत्सर्जी अंग कौन कौन सा होता है, तो किडनी हो गया, त्वचा हो गया, यकृत हो गया और फेफड़ा हो गया। एक किडनी जो होता है यह मूत्र को हेल्प करता है बाहर निकालने का। उसके बाद से त्वचा जो होता है यह पसीना निकालने का कार्य करता है। यकृत जो होता है इसका कार्य होता है अमोनिया को यूरिया में बदल देना, और यही यूरिया जो होता है किडनी के माध्यम से मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है। उसके बाद से फेफड़ा हो गया जो CO2 को बाहर निकालने का कार्य करता है। तो ये कह सकते हैं कि CO2 को बाहर निकालने का कौन करता है, तो फेफड़ा करता है। यकृत जो होता है यह कार्य करता है, तो अमीनो को जो है अमोनिया को बाहर निकालने का, अमोनिया के जो है यह बाहर निकालने का कार्य करता है। स्किन जो होता है यह पसीना को निकालने का कार्य करता है। और यकृत जो होता है यह क्या करता है, तो मूत्र को जो है बाहर निकालने का कार्य करता है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है यकृत के बारे में पढ़ते हैं, किडनी के बारे में जो है पढ़ते हैं। तो किडनी जो है इसके अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। किडनी इस अंग के हेल्प से हम मूत्र को बाहर निकालते हैं। किडनी की ही हेल्प से जो है हम मूत्र को क्या करते हैं, तो बाहर निकालने का कार्य करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं जो है मूत्र वाहिनी के द्वारा यहाँ पर मूत्र जो है इकट्ठा हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है और फिर जो है मूत्राशय यूरेथ्रा के द्वारा जो है बाहर निकल जाता है। ये जो किडनी आप देख रहे हैं पसलियों के जो है नीचे स्थित होती है। ये किडनी जो होता है यह उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग होता है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर इसके बारे में देखते हैं कि यह उत्सर्जन तंत्र का जो है मुख्य अंग होता है। किडनी क्या होता है, तो उत्सर्जन तंत्र का यह जो होता है मुख्य अंग होता है। और यह
एंटीबॉडी का निर्माण नहीं करता है। एंटीबॉडी का जो है यह निर्माण नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, किसका निर्माण नहीं करता है? तो एंटीबॉडी का जो है यह निर्माण नहीं करता है। रक्त को छानने का कार्य करता है। फिल्टरेशन का जो है यह कार्य करता है। फिल्ट्रेशन का जो है यह कार्य करता है, छानने का कार्य करता है। और रक्त को प्यूरिफाई करने का कार्य कौन करता है? तो हमारा फेफड़ा करता है। ध्यान दीजिएगा, किडनी जो होता है वो रक्त को फिल्टर करने का कार्य करता है, और फेफड़ा जो है क्या कार्य करता है? तो यह रक्त को जो है प्यूरिफाई करने का कार्य करता है। छानने का कार्य कौन करता है? तो किडनी करता है। कह सकते हैं कि किडनी जो होता है यह मूत्र का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? तो मूत्र का जो है निर्माण करता है। यह दो इसके भाग होते हैं। आप देख ही सकते हैं कि इसके जो है दो पार्ट होते हैं। इसका भार कितना होता है? तो 140 ग्राम जो है इसका भार होता है। इसकी बाहरी झिल्ली जो है किसकी बनी होती है? तो इसकी बाहरी झिल्ली जो होती है वो बनी होती है पेरिटोनियम की, जो है यह इसकी बाहरी झिल्ली बनी होती है। और ये बाहरी भाग जो होता है वो कॉर्टेक्स होता है। क्या होता है? तो कॉर्टेक्स जो है इसकी बाहरी भाग होता है। और इसके आंतरिक भाग होता है वह जो होता है मेड्यूला होता है। मेड्यूला इसकी आंतरिक भाग जो है होता है। किडनी जो होता है यह जहर को निष्क्रिय कर देता है। जहर को क्या करता है? इनएक्टिव कर देता है। यहाँ पर आप एक किडनी को जो है देख सकते हैं। थोड़ा सा किडनी जो होता है ना वह राइट साइड थोड़ा सा किडनी जो होता है यह थोड़ा सा झुका होता है। और ये झुकने का क्या कारण होता है? तो इसके ठीक ऊपर जो होता है लीवर होता है। लीवर के जो है वजह से थोड़ा यह झुका होता है। राइट के साइड झुका होता है, लेफ्ट के साइड थोड़ा सा ऊपर रहता है। यह कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि किस साइड जो होता है किडनी थोड़ा सा झुका हुआ होता है। तो राइट साइड जो होता है किडनी थोड़ा सा झुका हुआ होता है। प्रत्येक वृक्क डायफ्राम के नीचे कशेरुक दांत जो होता है वर्टिब्रल कॉलम के पार्श्व में स्थित होता है। इसका वजन जो होता है 140 ग्राम होता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है? किडनी की जो है लंबाई होती है वह होती है 10 सेंटीमीटर। और जो है चौड़ाई जो होता है, चौड़ाई इसकी जो होती है चौड़ाई वह होता है 5 सेंटीमीटर। मोटाई कितना होता है? मोटाई भी लिख ही लीजिए कि मोटाई कितना होता है। तो मोटाई जो होता है 3 सेंटीमीटर होता है। ये एक जोड़ी बिन सेम के बीज के आकार गहरे भूरे रंग और लाल के होते हैं। तंतुमय संयोजी ऊतकों से घिरा रहता है, उदर में उपस्थित होता है। वृक्क पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद होता है। अभी हमने बताया कि एक जो है झिल्ली से वो बंद रहता है, तो पेरिटोनियम नामक झिल्ली से जो है बंद रहता है। प्रत्येक वृक्क एक खोल से घिरा रहता है, जिसे वृक्क खोल रेनल कैप्सूल जो है कहते हैं। दाहिना किडनी यकृत के बाएं किडनी से जो है थोड़ा सा नीचे होता है। बाएं किडनी से थोड़ा सा जो है यह नीचे होता है। इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन सा? तो एक जो होता है कॉर्टेक्स होता है और एक जो होता है मेडुला होता है। कॉर्टेक्स जो होता है वो बाहरी भाग होता है, मेडुला जो होता है वो भीतरी भाग होता है। यहाँ पर आप इमेज में देख भी सकते हैं। ये रहा आपका कॉर्टेक्स जो बाहरी भाग होता है, और ये रहा जो है आपका मेडुला जो आंतरिक भाग होता है। मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क होता है। मनुष्य में और अन्य जो है स्तनधारियों में एक जोड़ी वृक्क जो है किडनी होता है। मानव में बायां जो है वृक्क दाहिने वृक्क की तुलना में कुछ ऊंचाई पर स्थित होता है, जबकि खरगोश में इसके विपरीत स्थित होता है। और खरगोश में देखेंगे उसकी किडनी जो होता है वो विपरीत में स्थित होता है। वृक्क बाहर की ओर उत्तल तथा अंदर की ओर जो है वो अवतल होता है। बाहर की तरफ कैसा होता है? तो बाहर की तरफ उत्तल, और अंदर की तरफ देखें तो अवतल होता है। अवतल सतह पर उपस्थित गाढ़े को जो है वृक्क नाभि या हाइलस जो है कहा जाता है। किसके ऊपर उपस्थित होता है? तो
अवतल सतह के ऊपर जो उपस्थित होता है उसके वृक्क, नाभि या हाइलज जो है कहा जाता है। वृक्क का कार्य क्या होता है? तो ये दो प्रमुख इसके कार्य है, एक उत्सर्जन का कार्य, एक पाराशरण नियमन के जो है कार्य करता है। तो पाराशरण नियमन जो होता है ओस्मो रेगुलेशन, शरीर में लवण एवं जल की मात्रा को नियंत्रित वृक्क का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। वृक्क में जो है रक्त को छाना जाता है। यह इसकी जो है क्रिया अपोहन डायलिसिस कहते हैं। अपोहन की क्रिया जो है पाराशरण विधि द्वारा होता है। वृक्क का जो मुख्य कार्य होता है वो रक्त को के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना, अर्थात इसमें जो है अनावश्यक और अनुपयोगी जो पदार्थ होते हैं वह जो है उसको छानकर शुद्ध बना उसको जो है अनुपयोगी पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ जो वह मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। इसमें से जो है अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थ जो कुछ होते हैं जल के कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। रक्त शुद्धिकरण जो होता है डायलिसिस के मदद से होता है। डायलिसिस के जो है मदद से रक्त शुद्धिकरण जो है होता है। डायलिसिस नलिका जो कि कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा बनी होती है, इससे होकर जब रोगी का अशुद्ध रक्त गुजरता है तो उसमें अतिरिक्त यूरिया, Na+ के+ जो है आदि उत्सर्जित पदार्थ अवशोषित कर लिए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब डायलिसिस जब किया जाता है रक्त को बाहर निकाला जाता है, बॉडी से बाहर जो है इम्प्योर ब्लड को निकाला जाता है, डायलेजर में जो है रखा जाता है। इसको जो है यहाँ पर हेपरिन दिया जाता है कि यह रक्त जो है थक्का ना बना ले, तो हेपरिन उस अमाउंट में दिया जाता है, उस मात्रा में दिया जाता है ताकि वह ब्लड जो है इस जो है डायलेजर में जो है वो थके ना और वो जो है ब्लड प्योर होकर वह मनुष्य के अंदर जो है वो चला जाए। तो इसके द्वारा जो है डायलिसिस जो होता है यह जो होता है अशुद्ध रक्त को शुद्ध किया जाता है। यह कृत्रिम रूप से जो है होता है। वृक्क की जो है रुधिर की आपूर्ति अन्य अंगों की तुलना में बहुत अधिक होती है। वृक्क में प्रति मिनट में औसतन 135 मिली अर्थात दिन भर में 180 लीटर रक्त जो है फिल्टर करने का कार्य करता है, निस्पंदन करने का जो है कार्य करता है। इसमें से जो है 1.45 लीटर मूत्र रोजाना बाहर निष्कासित होता है। बाकी सब जो होता है वह रक्त में अवशोषित हो जाता है। मूत्र या यूरिन का निर्माण जो है कहाँ होता है? तो वृक्क में ही होता है। मूत्र जो होता है 95% उसमें क्या होता है? जल होता है, 2% लवण होता है, 2.7% यूरिया या जो है 0.3% यूरिक अम्ल जो है होता है इसके अंदर। और ये मूत्र जो होता है पीला कलर का होता है और पीला जो है किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के जो है कारण होता है। मूत्र का रंग यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूरोक्रोम के द्वारा होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन को विखंडन से बनता है, जबकि मल का जो है पीला रंग बिलिरुबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो बिलिरुबिन के जो है कारण होता है। मूत्र अम्लीय होता है। कैसा होता है? इसका pH मान 6 होता है तो यह अम्लीय होता है। मूत्र स्रावण को डायूरेटिक औषधि द्वारा बढ़ाया जाता है। का सामान्य जो है मूत्र का सामान्य घटक जल, लवण, यूरिया या यूरिक अम्ल होता है। कीटोन और एल्बुमिन असामान्य घटक है। वृक्क के द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थ के अलावा पेनिसिलिन और कुछ मसालों का भी जो है उत्सर्जन होता है। वृक्क जो होता है वृक्क किडनी, यह जहरीलो पदार्थ के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है, यानी कि जहरीली जो पदार्थ होते हैं उसको निष्क्रिय करने का कार्य करता है। वृक्क में जो होता है पथरी होता है, यूरिक अम्ल होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट तथा
कैल्शियम फास्फेट के कारण जो है बनती है। पथरी, वृक्क में जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम जो है फास्फेट के कारण बनती है। वृक्क में जो है पथरी का बनना रीनल किलकलाई जो है कहलाता है। रीनल किलकलाई जो है कहलाता है। नेफ्रॉन की संरचना, यहाँ पर जो है नेफ्रॉन आप देख सकते हो। 10 लाख नेफ्रॉन मिलकर जो है एक किडनी का जो है निर्माण करते हैं। तो उसी 10 लाख नेफ्रॉन में एक जो है ये नेफ्रॉन इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। ये नेफ्रॉन जो होता है, ऑफरेट आर्टियोल जो होता है, ये रहा आपके ऑफरेट आर्टियोल, कुछ इस प्रकार के रहता है। ग्लोमुरल्स जो होता है यहाँ पर गुच्छे के समान जो होता है ग्लोमुलस, और इफ्रेट जो है आर्टियोल्स ये रहा। तो एफरेट आर्टियोल्स का कार्य क्या होता है, यह खून को क्या करता है, खून को जो है किडनी तक पहुंचाने का कार्य करता है। किडनी में भी जो है ग्लेमुलर्स जो होता है यहाँ तक पहुँचाने के, जो ग्लेमुलर्स है यहाँ तक पहुँचाने का कार्य जो है करता है। कौन करता है, तो एफरेट जो है, एफरेट आर्टियोल जो है करता है, एफरेट आर्टियोल जो है करता है। अब जो है ग्रेमुलर्स का कार्य क्या होता है, तो यह खून को फिल्टर करना, फिर खून आपस ये जो है, ये जो एफरेन आर्टियोल है ना, यहाँ से आपस धमनी में चला जाता है। क्योंकि अब तो जो है पेशाब के रास्ते बाहर नहीं जाने वाला है खून, तो खून के अंदर जितनी भी बाकी चीज़ें थी ग्लेमुलर्स ने फिल्टर कर दिया, फिल्टर हुई। जो नीचे के तरफ पीसीटी, यहाँ पर आप पीसीटी देख सकते हैं, ये रहा आपके ग्लेमुलर्स, एक ग्लेमुलर्स रहा, और इसके ठीक नीचे जो है ये पीटीसी रहा, ये रहा आपके पीटीसी। तो पीटीसी जो होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब जो है, पीटीसी नलिका में आपस आ जाएगी। इसके बाद से जो है यह बाकी जो बचता है नीचे की तरफ, पीटीसी नलिका में आपस आ जाएगी। और इसके बाद जो यूरिन है वह हेनले लूप में, यूरिन जो होता है वह कहाँ चला जाएगा, जो यू के आकार के आपके हेनले लूप दिख रहा है यहाँ पर, हेनले लूप जो दिख रहा है यहाँ पर जो है हेनले लूप होते हुए, यहाँ पर जो आपके हेनले लूप दिख रहा है, हेनले लूप होते हुए डीसीटी में जाएगी। और हेनले लूप होते हुए डीसीटी, डीसीटी कहाँ पे है, तो डीसीटी ये रहा आपके डीसीटी, इस डीसीटी में जो है यह जाएगी। और डीसीटी से होते हुए ये जो है कहाँ पर जाएगी, तो डीसीटी से होते हुए जो है ये कलेक्टिव जो है ट्यूब में जाएगी। कलेक्टिव ट्यूब में जाकर यह इकट्ठा हो जाती है, फिर जो है यहाँ पर इकट्ठा की जाएगी, और यह जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो हमने अब तक क्या देखा कि ब्लड को क्या करता है, फिल्टरेशन करने का कार्य करता है। उसके बाद से जो वेस्ट होता है मटेरियल, उसको पेशाब के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से जो है बाहर निकालने का कार्य करता है। तो यहीं पर जो है इसका हर एक का जो है दिया हुआ है। जैसे हमने सबसे पहले आपको बताया था, यहाँ पर जो है अविवाहित धमनिका यह थोड़ा जो है चौड़ी होती है, और इफरेंट जो है आर्टियोल जो एक थोड़ा जो है पतला होती है। वुमेन कैप्सूल देखा कि वुमेन कैप्सूल किस प्रकार होता है, तो कुछ इस प्रकार से होता है। और ग्लेमुलर्स जो होता है एक गुच्छे की तरह जो है ऐसे होता है। पीसीटी जो होता है ठीक इसके जो है वुमेन्स कैप्सूल के जो है ठीक नीचे यहाँ पर जो है पीसीटी होता है। हेनले लूप जो होता है कुछ यू के आकार का होता है। और हमने डीसीटी जो देखा, यहाँ पर डीसीटी है। फिर उसके बाद से कलेक्टिव डक्ट में जो है जाकर इकट्ठा हो जाता है, और फिर जो है बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से हमने इसका देखा संरचना नेफ्रॉन का। तो मानव में एक वृक्क में 1 मिलियन जो है नेफ्रॉन पाई जाती है। कितना, 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है पाई जाती है। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा है कि वृक्क की जो है संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई कौन सा होता है, तो नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन मूत्र का निर्माण कर
उसमें वृक्क में पेल्विस में डालता है, जहाँ की मूत्र वाहिनियाँ प्रारंभ होती है। दो प्रकार का होता है, कौन सा? तो वुमेन जो होता है वुमेन संपुट तथा कुंडलित नलिका। वुमेन संपुट तथा जो है यह कुंडलित नलिका, दो प्रकार के जो है यह होता है। अभी हमने आपको जो है इस इमेज को बताया था, दर्शाया था। यहाँ पर ये जो होता है डीसीटी होता है, और ये जो होता है ग्लैमुलर्स होता है, ये वुमेन्स कैप्सूल होता है, और ये जो है हेनले लूप होता है यहाँ पे। तो वेमेन कैप्सूल जो होता है, वुमेन्स कैप्सूल जो होता है, संपुट जो होता है वुमेन्स संपुट, तो कुछ जो है इस प्रकार के आपको ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ इस प्रकार के जो है दिखता है। प्रत्येक ये जो है वुमेन्स किसके नाम पर पड़ा था? तो यह वुमेन्स कैप्सूल सबसे पहले जो है वुमेन्स नामक वैज्ञानिक ने इसका पता लगाया था, इसलिए जो है इसका नाम वुमेन्स कैप्सूल जो है रख दिया गया। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी सी जो है प्यालीनुमा संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? तो प्यालीनुमा जो है एक छोटी सी संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? तो वुमेन संपुट या वुमेन कैप्सूल जो है कहा जाता है। यह प्याले के आकार की दोहरी परत वाली संरचना होती है। इसकी भीतरी परत जो होती है कोशिकाएं रूपांतरित होती है, जिन्हें जो है पोडोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? भीतर की तरफ तो पोडोसाइट्स कहते हैं। इसमें रुधिर नलिका का जाल होता है, जिसे ग्लैमुरुलस कहते हैं, जो कि मिलकर मेलपिगियन काय बनाती है। ग्लैमुलर्स कुछ इस प्रकार से जो है रहता है, जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया था कि कुछ जो है इस प्रकार के आपको वुमेन कैप्सूल में कुछ इस प्रकार से आपको दिखाए थे कि कुछ इस प्रकार से आपके ग्लैमुलर्स जो है होते हैं। रुधिर ग्लैमुलर्स नलिकाओं में अभिवाही धमनिका के द्वारा प्रवेश द्वार होता है, और अपवाही जो होती है धमनिका इसके जो है यह बाहर निकलने का कार्य करता है। ग्लैमुलर्स की कोशिकाओं में द्रव के छनकर वुमेन संपुट गुहा में पहुंचने की प्रक्रिया को पारानिस्पंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? पारानिस्पंदन कहते हैं। कुंडलित नलिका जो होती है ये 3 प्रकार की होती है। निकटस्थ जो पीसीटी जो होता है, पीसीटी हमने अभी आपको बताया कि पीसीटी दिखाया किस प्रकार की पीसीटी है, हेनले लूप हो गया और डीसीटी हो गया। तो पीसीटी और हेनले लूप और डीसीटी के बारे में यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं समीपस्थ संवलित नलिका पीसीटी वुमेन कैप संपुट का आगे की ओर विस्तारित भाग, जो कि एक घुमावदार नलिका के रूप में होता है, जिसे जो है पीसीटी कहते हैं। ऐसे कुछ जो है घुमावदार नलिका के समान आपको जो है यह दिखेगा। यहाँ पर आप इमेज में देख भी सकते हैं। ये जो है ये क्या है? तो पीसीटी है, ये वुमेन्स कैप्सूल है, और ये जो होता है ऊपर की तरफ से आप यहाँ पर देख सकते हैं डीसीटी है, और ये जो होता है यूरिन को फ्लो करने का कार्य करता है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है कलेक्टिव डक्ट होता है, यूरिन को इकट्ठा करने का कार्य करता है। यहाँ पर जो है 70 से 80% जल खनिजों बाइकार्बोनेट्स का अवशोषण किया जाता है। यह हाइड्रोजन आयन का स्रवण करती है, जिसके कारण मूत्र की प्रकृति अम्लीय होती है। मूत्र के पीएच मान को नियंत्रित करने का कार्य जो है करती है। हेनले लूप जो होता है वो कैसा होता है? तो यू के आकार का होता है। यहाँ पर ये हेनले लूप आप देख सकते हैं, ये रहा आपके जो है हेनले लूप। हेनले लूप कैसा होता है? तो कुछ यू आकार का जो है हेनले लूप आपको यू आकार का जो है दिखेगा। कैसा दिखेगा? तो कुछ जो है इस प्रकार के यू आकार का आपका हेनले लूप जो है दिखता है। हेनले लूप जो है लगभग 5% तक जल तथा सोडियम क्लोराइड का अवशोषण करता है। लगभग 5% जो है जल और सोडियम का जो है सोडियम क्लोराइड का अवशोषण करने का कार्य करता है। डीसीटी हमने देखा। नेफ्रॉन का अंतिम भाग जो होता है संग्राहक नलिका से जुड़ा होता है। दूरस्थ संवलित नलिका जो है इसे कहते हैं।
यह जो है लगभग 20% H2O जो है NaCl CHO3 अवशोषित करने का कार्य जो है इसमें पूरे करती है, अवशोषण करने का कार्य जो है इसमें पूर्ण होता है। यूट्रस के बारे में देख लेते हैं। मूत्रवाहिनी, यहाँ से जो है आपकी किडनी से ये जो यहाँ से एक पतला पतला धागा सा आपको जो दिख रहा है, यह जो है यह क्या है, तो ये क्या है, तो यूरेटर है। क्या है, तो यूरेटर है। और ये जो क्या है, तो ब्लडर है, गॉल ब्लैडर जिसे बोलते हैं। और ये जो है रेथ्रा है, जिसके मार्ग से जो है मूत्र बाहर निकलता है। तो मूत्रवाहिनी चिकनी पेशीय तंतुओं से बनने वाली नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाने के कार्य करती है। ये आमतौर पर देखा जाए तो मानव वयस्क में 25 से जो है 30 सेंटीमीटर यह लंबी होती है। मूत्राशय जो होता है, यूरिनरी ब्लडर जो होता है, यहाँ पर यूरिनरी ब्लडर ये जो होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरिनरी ब्लडर होता है। यह मनुष्य में मौजूद खोखला अंग होता है। कैसा अंग होता है, खोखला होता है। यूरिन जो है यूरिन द्वारा यूरिन को बाहर निकालने से पहले किडनी में मूत्र को स्टोर जो है वहीं पर किया जाता है। मूत्र या मूत्रवाहिनी के माध्यम से ब्लैडर मूत्राशय में प्रवेश करता है और यूरेथ्रा मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ब्लैडर को खाली करने की इच्छा जो होती है पेशाब होने से पहले सामान्य अयस्क मानव जो होते हैं ब्लैडर 300 से लेकर 500 मिलीलीटर के बीच यूरिन को स्टोर कर सकता है। स्किन, हमने तो वृक्क के बारे में जो है पढ़ लिया, किडनी के बारे में पढ़ लिया कि किस प्रकार से उत्सर्जन करने का कार्य जो है करती है। स्किन, त्वचा में पाई जाने वाली जो है तैलीय होती है, एक श्वेत ग्रंथियाँ होती है। तैलीय जो होती है वो सीबन स्रावित करती है और श्वेत जो होती है वह पसीने को जो है स्रावित करती है। ये आपका स्किन कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो त्वचा में श्वेत ग्रंथियाँ जो होती है रुधिर से जल, लवणियों, यूरिया लेकर पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। यकृत, लीवर, यकृत कोशिकाएं और जो है आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य करती है। उत्सर्जन में मुख्य भूमिका जो है यह निभाती है। यकृत में मृतक आरबीसी के हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण पित्तवड़क का निर्माण करता है, बाइल पिगमेंट का जो है निर्माण करता है। पित्तवड़क पित्त रस के साथ आंत्र में पहुंचकर विष्ठा के साथ शरीर से बाहर निकलते हैं। फेफड़ा भी उत्सर्जी अंग है। फेफड़ा क्या करता है, तो ये दो प्रकार के, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प को जो है उत्सर्जित करने का कार्य करता है। कुछ पदार्थ जैसे कि लहसुन, प्याज, कुछ जो है मसाले जिसमें वाष्पशील घटक होते हैं का उत्सर्जन जो है फेफड़े के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है, तो फेफड़े के द्वारा होता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं। केंचुआ मुख्य रूप से अमोनोटेलिक जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न जो है प्राप्त होने पर यह जो है यूरियोटेलिक हो जाता है। हो जाता है, तो यूरियोटेलिक हो जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। लंगफिश भी मुख्य रूप से अमोनोटेलिक है, किंतु ग्रीष्मकालीन सुषुप्तावस्था के समय यह जो है यूरियोटेलिक हो जाता है। और जो सुषुप्तावस्था आता है ना, तो उस टाइम जो है यूरियोटेलिक हो जाता है। मेढक का टेडपोल कायांतरण के प्रारंभ होते हैं अमोनोटेलिक हो जाता है। 24 घंटे में मेढक अपने शरीर में 1/3 भार के बराबर पानी शरीर से बाहर निकालता है। कौन, तो मेढक निकालने का कार्य करता है। एक मनुष्य अपने जो है मूत्राशय में रुधिर की अपेक्षा यूरिया की सांद्रता जो होता है वह 100 गुना तक रख सकता है। शर्करा तथा रे जो है मछलियाँ अपने शरीर में
2 से 2.5% यूरिया रखने की समर्थन रखती है। कौन? तो सार्क जो होती है। रक्त में प्रवाहित होने वाले यूरिक अम्ल जब जोड़ों में सोडियम यूटेट क्रिस्टलों के रूप में एकत्रित हो जाता है तो जोड़ों में प्रारंभ हो जाती है, जिससे गठिया रोग होते हैं। गठिया रोग किसके वजह से होता है? तो सोडियम यूटेट क्रिस्टलों के रूप में अगर एकत्रित हो जाता है जोड़ों में, तो यह जो होता है गठिया रोग हो जाता है। मल विसर्जन एक उत्सर्जन क्रिया है। मल विसर्जन कैसी क्रिया है? तो यह भी उत्सर्जन क्रिया है। चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल एवं औषधि के प्रयोग से मूत्र की मात्रा जो है यह बढ़ जाती है। डायबिटीज़, मधुमेह में मूत्र के साथ शर्करा का भी उत्सर्जन होता है। कीटोन्यूरिया होने पर मूत्र में कीटोन बॉडीज निकलती है। क्या निकलती है? तो कीटोन बॉडीज जो है निकलती है। पोलियो रोग में मूत्र के साथ पित्त लवण आते हैं। किसमें? तो पोलियो रोग में। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर मूत्र जो है निर्मित होता है। कितना होता है निर्मित? तो 1.5 लीटर जो है मूत्र निर्मित होता है। और भी कुछ जो है रोग हैं जिसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एक जो होता है सिस्टिस रोग करके आता है। सिस्टेसिस रोग, ये बार बार इसमें जो है पेशाब आने और जलन की जो है वजह से यह मूत्राशय में जो है सूजन हो जाता है। एक और होता है जो है अनयूरिया। अनयूरिया जो होता है इसमें क्या होता है? तो ये कोई मूत्र उत्पादन नहीं करता है इस रोग में। और डायसूरिया जो होता है, जो है यह सूरिया जो होता है यह दर्दनाक पेशाब होता है। इसमें जो है दर्द बहुत ज़्यादा होता है। एक जो होता है एक और रोग होता है ह्यूमेटूरिया जो होता है यह ब्लड जो होता है यूरिन के रास्ते दिखाई देता है। इनमें आप ब्लड को दिखना स्टार्ट हो जाता है, पेशाब के रास्ते जो है आप ब्लड को जो देखते हैं। तो कौन सा रोग होता है? ह्यूमेटूरिया जो है रोग होता है। अगर किसी को इस तरह की कोई बीमारी है तो वो डॉक्टर से संपर्क लें। अपने स्तर से जो है डॉक्टर बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो खुद जो है डॉक्टर ना बने, क्योंकि खुद जो गूगल से पढ़कर डॉक्टर बनते हैं और जो डॉक्टर से जाकर अपना चेकअप कराकर जो है दवा लेते हैं उसमें बहुत जो है डिफरेंट होता है। तो आप कोशिश अगर करें, इनमें से कोई रोग होता है किसी भी व्यक्ति को, तो आप खुद उसको सलाह ना दें कि आप ये करिए वो करिए। आप डॉक्टर को बोलें कि वो डॉक्टर से व्यक्ति सलाह ले। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर करना मत भूलिए। आपको सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लाइक करना ना भूलें, आपके लाइक करना ही जो है हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।